अरे बहू, आज बड़ी जल्दी जा रही हो ऑफिस। हाँ माँ जी, आज बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है। इसी वजह से आज ऑफिस में जल्दी बुलाया गया है। मैं निकलती हूँ, मुझे लेट हो रहा है। अनुराधा बहू, ज़रा सुनना। आजकल वो क्या कहते हैं, कान में लगाकर गाने सुनने जाते हैं, जिसे बात भी कर सकते हैं, वो मुझे चाहिए। मम्मी जी, ईयरफोन वो तो आपके मोबाइल के संग आए हैं ना। अभी 2 दिन पहले ही 60,000 का मोबाइल बहू ने अपनी सास को दिलवाया है। हाँ, लेकिन मुझे वायरलेस चाहिए, जिसमें तार की झंझट ना हो। देखो ना, ये सब तार एक दूसरे में उलझ जाते हैं, बड़ा टंटा लगता है मुझे तो। तू तो मुझे वायरलेस वाले ला कर दे, और हाँ, सबसे अच्छे वाले ब्रांड के लेकर आना, वरना मेरी सहेली कहेगी सस्ता वाला उठा लाई। और सुन, सब्जियां ख़त्म हो गई हैं, लेती आना। और हाँ, आज पनीर लेकर आना, पनीर के कोफ्ते खाऊंगी मैं तो। जी मम्मी जी, मैं आज ही ऑफिस से लौटते समय लेती आऊँगी। बुझे मन से अनुराधा ने अपनी सास सरिता को बोला और अपना लैपटॉप बैग उठाकर ऑफिस के लिए निकल गई। ये आज का नहीं है, 6 महीने हो गए अनुराधा को शादी कर आए इस घर में, और सासू माँ रोज़ कोई ना कोई नई डिमांड लेकर बैठ जाती है। अनुराधा के माता पिता नहीं हैं, वे अपने सास ससुर में अपने माता पिता ढूंढती है। इसीलिए अपनी सास की हर बात बिना किसी ना नुकुर के मान लेती है। मगर धीरे धीरे पानी सर के ऊपर जाने लगा। पास में ही चाय पीते पारितोष जी बोले, सरिता, तुम्हें नहीं लगता आजकल दिन व दिन तुम्हारी डिमांड बढ़ती चली जा रही है? साथ में तुम बहू को इंसान नहीं मशीन समझती हो। अरे तुम अपनी अमीर सहेलियों की बराबरी करने के चक्कर में रोज़ बहू से कुछ ना कुछ महंगे महंगे सामान की मांग करती हो। और ये सुपरमार्केट ग्रॉसरी का सामान तो पहले मैं भी लेकर आता था, तुम भी कभी बाज़ार से लाती थी, ऑनलाइन मंगा लेते थे। मगर अब हर चीज़ बहू के मत्थे क्यों मढ़ दी है तुमने? क्यों जी, ऐसे भी कौन सा पाप कर दिया मैंने, जो इतना भाषण सुना रहे हो? घर में कमाऊ बहू है तो बोल दिया, आखिर अपनी तनख्वाह का वो करेगी क्या? और फिर ये घर भी तो उसी का है, सामान भी उसी का। आज नहीं तो कल खरीदना ही था, धीरे धीरे कर खरीदवा रही हूँ। देखो जी, अगर बहू पर अभी से लगाम नहीं कसी गई तो कल वो सारा पैसा उठाकर अपनी माँ को पकड़ा देगी। इसीलिए धीरे धीरे खर्च करवाती रहती हूँ। चश्मा नाक से आंखों पर चढ़ाते हुए सरिता जी बोली, भाग्यवान जो तुम हर दूसरे दिन बहू से कुछ न कुछ सामान मंगवाती रहती हो। मुझे ठीक नहीं लगता। आज तुमने देखा नहीं उसकी शक्ल कैसे उतर गई थी। शायद कुछ कहना चाहती थी, मगर लिहाज में कुछ बोल नहीं पाई। अगर ऐसा ही चलता रहा, एक दिन तुम्हें ऐसा जवाब मिलेगा कि शायद तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। ए जी, सीधे सीधे बोलिए, यूँ पहेलियाँ ना बुझाइए। वैसे भी आपकी बनाई बातों की जलेबियाँ मुझे पसंद नहीं हैं। सबसे पहले, जितने हक से तुम बहू से चीज़ें मंगवाती हो, तुम्हारा कोई हक नहीं। हाँ, अगर कुछ मंगवाना ही है तो अपने बेटे से मंगाओ। ये हर बात पर बहू को परेशान क्यों करती हो? जब बेटा मेरा है तो बहू भी मेरी है। अगर फिर इतनी मोटी तनख्वाह कमाती है, क्या उसका थोड़ा सा अंश मेरे काम नहीं आ सकता? और फिर मैंने ही रौनक को बिना दहेज के नौकरी करने वाली लड़की से शादी करने की इजाज़त दी थी, वरना मेरे रौनक के लिए तो लड़कियों की लाइन लगी थी मोटे दहेज के साथ। अगर वो सारा दहेज एक साथ मिल जाता तो आज मैं बहू को यूँ परेशान न करती।
समझे जो काम शादी के समय उसके माता पिता न कर सके, अब बहू का फर्ज बनता है। और मैंने बेटे को 9 महीने पेट में रखा, पाला पोसा, रात रात जाग कर इतना बड़ा किया, अपनी नींदें गंवाकर उसको पढ़ाया लिखाया। कोटा में रहता था, तब भी महीने में 15 दिन उसके पास जाती थी। घर में लड्डू मठरी पापड़ी बनाकर ले जाती थी। यही नहीं, 4 साल तक नौकरी कर रहा था, तब हर 6 महीने पर उसके पास जाकर रहती, उसके कपड़े धोए। अब इस तपस्या का फल मिल रहा है तो आपको क्यों कष्ट हो रहा है? और वैसे भी मैं सामान अपने बेटे बहू से मंगाती हूँ, आपको क्या? इन सब का बदला मैं कर लूँगी। बात तो वही है, बेटे से मंगाती तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यूँ दिन रात बहू को परेशान करती रहती हो। मेरे लिए यही चिंता का विषय है। चिंता? कैसी चिंता? सरिता जी सकपकाते हुए बोली। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं? कल शाम को ही मैंने उसे फ़ोन पर बातें करते सुना था। वो अपने ट्रांसफ़र हैदराबाद करवा रही है ताकि तुम्हारी मांगों से छुटकारा मिल सके, और रौनक भी अपना ट्रांसफ़र वहीं करवा लेगा ताकि दोनों आज़ादी से रह सकें। फिर तुम रहती रहना अपने इन महंगे मोबाइल, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, चिमनी, वैक्यूम क्लीनर के साथ। और हाँ, कह रही थी, नौकरी के साथ साथ घर की जिम्मेदारियां भी उठाना मुश्किल हो गया है। सास सिर्फ घूमने फिरने, खाने पीने में लगी रहती है, कभी रसोई में आकर ये नहीं देखती कि क्या सामान ख़त्म हो रहा है या क्या बनाना है। बस दिन रात मुझ पर हुक्म चलाती रहती है। आए दिन नई नई चीज़ों की डिमांड करती है, एक नंबर की लालची है। मैं आजकल की लड़की हूँ, थोड़ा बहुत सहन कर रही हूँ, इसके बाद तो बिल्कुल सहन नहीं करूँगी। मैंने तुम्हें सच्चाई बता दी, अभी भी समय है। अगर कुछ सुधार करना है तो कर लो, वरना बहू तो जाएगी, बेटा भी साथ ले जाएगी। पारितोष जी ने अखबार में मुंह छुपाते हुए कहा। उनकी बात सुन सरिता जी जैसे तिलमिला गई थी। बात 100% सही थी। 6 महीने से उन्होंने अपनी बहू के नाक में दम कर दिया था, क्योंकि वो उनकी पसंद की नहीं थी, दान दहेज नहीं लाई थी, इसीलिए इस तरीके से वो उससे बदला ले रही थी। ऑफिस जाने से पहले, ऑफिस से आने के बाद, घर के सारे काम करवा कर, हर बार बेवजह के सामान खरीदने की बात कर, और तो और अनुराधा के पास कोई अच्छा सामान दिख जाए तुरंत उससे खरीदने का बोल कर, जैसे कि उसके पास कोई घड़ी, चप्पल, यहाँ तक कि प्लाजो, लेगिंग्स, कुर्ता या फिर ऑनलाइन पिज़्ज़ा बर्गर मंगवाना हो, सब कुछ उसी से करवाती ताकि उसकी तनख्वाह ख़त्म हो जाए और वो उसके पैसे पर मज़े कर सके। बहुत देर तक सोच विचार करने के बाद सरिता जी को अपनी गलतियों का एहसास हो गया। दूसरा, उन्हें डर भी लग रहा था कि कहीं उनकी बेवकूफ़ियों से बेटा बहू दूर चले गए तो उनका बुढ़ापे में क्या होगा। यही सोच वो अनुराधा को फ़ोन करती हैं। बहू, मैंने तुम्हें सुबह कहा था ना ईयरफ़ोन का, अब उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इतने महंगे आते हैं, कहीं गिर गए तो नुकसान हो जाएगा। लेकिन मम्मी जी, वो वायर वाले उलझ जाते हैं ना। अरे कुछ नहीं होता, पहले सब उलझा हुआ था, अभी थोड़ी देर पहले ही सब सुलझ गया। तू बस वो ईयरफ़ोन लेकर मत लाना। और सुन, मैं और तेरे बाबूजी आज सुपरमार्केट जा रहे हैं, सारा सामान खुद ले आएंगे, तू ऑफिस से सीधा घर आ जाना। चल अब मैं फ़ोन रखती हूँ। इधर अनुराधा अचानक सास के बदले मिजाज को सुन हैरान थी। फिर जब शाम को घर पहुँची तो सरिता जी बोली, आओ बेटा, हम सब मिलकर चाय पी रहे हैं, तुम भी बैठकर चाय नाश्ता कर लो।
मम्मी जी, रात का खाना पनीर के कोफ्ते बनाने हैं। अरे तुम इतनी क्यों फ़िक्र करती हो, मैंने सब कुछ बना लिया है। थोड़ा थोड़ा हाथ पैर मैं भी चलाती रहूँगी तो बुढ़ापे में परेशानी नहीं आएगी। यही सोच आज खाना मैंने बना लिया। अपनी सास की बात सुन अनुराधा आश्चर्य में थी। तभी ससुर जी पास आकर बोले, बेटा, मैंने वादा किया था ना, अब तुम चिंता मत करो। मैंने तुम्हारी सास को अच्छे से समझा दिया है। अगर दहेज मांगना बंद नहीं किया तो बहू बेटा लेकर भाग जाएगी। बस इसी रामबाण ने तुम्हारी सास को सीधा कर दिया। अनुराधा की आंखों में अपने ससुर जी के लिए कृतज्ञता के भाव थे। असल में अनुराधा सरिता जी के व्यवहार से परेशान होकर एक दिन छत पर अकेले बैठकर रो रही थी। वहाँ पर ससुर पारितोष जी ने उसे देख लिया था। सारी बात जानकर आश्वासन दिया कि तुम मुझे अपने पिता समान नहीं, पिता ही समझो, और देखना कल तक तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान ना कर दूं तो कहना। पारितोष जी ने अपना कहा पूरा कर दिखाया। उन्होंने अनुराधा की सबसे बड़ी मुश्किल को हल कर दिया था और अब अनुराधा अपने परिवार में खुश थी। दोस्तों, हर माँ बाप अपने बेटे की कीमत लगाते हैं। वह शादी में खूब सारे दहेज की चाह रखते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्होंने अपने बेटे को बड़े ही कठिनाइयों से पाला पोसा है और उस पर बहुत पैसे खर्च कर उसे काबिल बनाया है। पर वह यह भूल जाते हैं कि बेटा हो या बेटी, माता पिता को दोनों के पालन पोषण में एक समान कठिनाइयाँ होती हैं। सभी स्कूल में लड़के और लड़कियाँ साथ पढ़ते हैं, तो क्या लड़के और लड़कियों की फ़ीस में अंतर होता है? नहीं ना। पर बेटों के माता पिता की मानसिकता यह हो जाती है कि उन्हें अपने बेटे के ऊपर किए गए खर्च के पैसे शादी के वक्त दहेज के रूप में चाहिए होता है और वह अपने बेटे पर अपना अधिकार भी छोड़ना नहीं चाहते। उन्हें यह कौन समझाए कि चाहे बेटा हो या बेटी, माता पिता एक समान खर्च करते हैं। दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसी ही पारिवारिक कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।